वालों का हम पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे आप लोगों का। इकोनॉमिक्स में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर बाकी है जो बाद में हम फिर पढ़ेंगे हम लोग। सिविक्स आज से शुरू करते हैं, जिसको राजनीति शास्त्र के रूप में आपका बुक का नाम है। इसमें 4 अध्याय दिया हुआ है आपकी बुक में, और हर अध्याय में 2 लेसन्स हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 ना इकाई दिया हुआ है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, 4 इकाई में बुक बटा हुआ है, और हर इकाई में 2 पार्ट है, लेसन्स है, अध्याय है। तो पहली इकाई 1 का अध्याय 1 आज हम पढ़ेंगे। सिविक्स में इकाई 1 अध्याय 1, इसका नाम है आपका सत्ता की साझेदारी। ये आपका शीर्षक हो गया सिविक्स, राजनीति शास्त्र, इसको दूसरा नाम दिया है आपको आपकी बुक में। सिविक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे सिविक्स का हिंदी होता है नागरिक शास्त्र, लेकिन आपने राजनीति शास्त्र करके बुक दिया है। लोकतांत्रिक राजनीति किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, उसी को हम लोग सिविक्स बोलते हैं। इसमें 4 इकाई दिया हुआ है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, और हर इकाई में 2 अध्याय। आज हम लोग इकाई 1 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी, इसी को हम आज पढ़ते हैं। सत्ता का मतलब हुआ शासन। किसी देश के अंतर्गत जो प्रशासन चलते हैं, वहां जो सरकार चलती है उसको हम सत्ता कहते हैं। और उसकी साझेदारी का मतलब बंटवारा, हिस्सेदारी, जितने लोगों में आप उसको बटा सको, उसकी ताकत को वितरित कर सको। जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, नियम कानून पालन करने के या कराने के जो दायित्व होते हैं, उनको आप कितने भागों में, कितने दूर तक वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उसको साझेदारी। यानी कितने लोगों को आप सत्ता में भागीदारी दे सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी आपको पढ़ना है। सत्ता का मतलब किसी देश में चलने वाली सरकार, कानून व्यवस्था जिसके तहत वहां का शासन चलता है। तो सत्ता कई प्रकार के होते हैं। राजतंत्र होता है, निरंकुशवाद होता है, वंशवाद होता है, लोकतंत्र होता है, औपनिवेशिक काल में उपनिवेशवाद था। तो इन सारे चीजों में अभी जो हम पढ़ेंगे वो राजनीति के अंतर्गत, वो सब लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। वैसे हमने आपको बताया कि शासन के कई रूप होते हैं, सरकार के कई रूप हैं। किसी देश में भी जो शासन व्यवस्था चलती है उसके कई रूप होते हैं। राजतंत्र, वंशवाद, निरंकुशवाद, उसके बाद उपनिवेशवाद, लोकतांत्रिक। तो यहाँ जो आप पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र में, वो अधिकतर आप लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र की स्थापना बाद में हुई है। राजतंत्र, वंशवाद, निरंकुशवाद, उपनिवेशवाद, इन सबके बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है। किसी भी देश में अगर राजतंत्र है, वंशवाद है, निरंकुशवाद है या औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है, तो वहां के लोग विद्रोह करके, वहां उनसे लड़ाई लड़ करके, अपने बलिदान दे करके, त्याग करके, और उस सत्ता को हटाते हैं और
स्थिर लोकतंत्र शासन व्यवस्था कायम रखते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की किसी भी शासन व्यवस्था में, ऐसे लोकतंत्र का ही हम विशेष रूप से नाम लेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सत्ता की यानी ताकत जो होता है सरकार का, उसको बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, और जितना ही अधिक इस सत्ता का बंटवारा होगा उतना ही अधिक लोकतंत्र सफल होगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 प्रमुख अंग पहले किए गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका भी कह सकते हैं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सबसे पहले हम लोग 3 भागों में सरकार को बांटते हैं, यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इनके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता दें कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं गुप्त मतदान के द्वारा। किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, उन्हें मत देने का अधिकार है, मताधिकार इसको कहते हैं, यानी कि निर्वाचन करने का अधिकार है। शासन यानी कि सरकार बनाने के लिए, शासन तंत्र में भाग लेने के लिए, प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए हर नागरिक का, जिसका अवस्था 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, उनको मत दे करके चुनने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब जीत कर सामने आते हैं, तो वो जाकर के सरकार का गठन करते हैं, वही निर्वाचित सदस्य। और वे जब सरकार का गठन करते हैं तो सारी सत्ता किसी एक दल या एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है सारी शक्ति, बल्कि सरकार के अंगों को 3 भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस दल के ज्यादा सदस्य निर्वाचित होकर सामने आते हैं, उस दल को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। और जब सरकार बनती है तो जो लोग चुन के प्रतिनिधि जाते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका काम है सबसे पहले विधायिका, किसी विधि, किसी कानून का निर्माण करना, ये उनका काम होता है। और जो बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो सबसे पहले उसको 3 भाग में सरकार के अंगों को बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, देश के लिए वैसे कानून बनाना जो लोगों के हित में हो, जिससे लोगों की भलाई हो, वहां रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय हो। तो ये लोग कानून का निर्माण करते हैं, इनको अधिकार है कानून का निर्माण करने का। और दूसरा, जो उसी में से जो मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, जो मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो विधायिका कानून बना देती है, तो कार्यपालिका का काम है कि इन नियमों को लोगों के बीच में पारित करना, लोगों के बीच में लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि लोग इस नियम कानून जो बना है विधायिका के द्वारा, उसका पालन हो रहा है कि नहीं। और यह कार्यपालिका नियम कानून का पालन कराने की कोशिश करती है। अगर कोई व्यक्ति
नियम पालन नहीं करता है तो उसको दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों सरकार द्वारा ही बनते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं कानून का निर्माण करते हैं, उसके मंत्रिमंडल द्वारा उस कानून का लोगों तक पालन करने के लिए रिप्लेसमेंट किया जाता है। और तीसरा, अगर कोई कानून को तोड़ता है, सरकार द्वारा विधायिका द्वारा निर्मित कानून जो कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, उस देश या क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है, तो न्यायपालिका का काम है कि उस व्यक्ति को दंडित करे। न्यायपालिका का यह भी काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून वो न्याय संगत है कि नहीं, हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं, उसकी भी जांच न्यायपालिका कर सकती है। और जब वह पाती है कि नहीं यह न्याय संगत है, हमारे संविधान के अनुसार है, तो उसको लागू किया जाता है। और जो लोग उस कानून को तोड़ते हैं उसको दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका। इस प्रकार सबसे पहले हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार को 3 भागों में बांटते हैं, यानी सत्ता की साझेदारी को बढ़ाते हैं। सत्ता को एक ही व्यक्ति के हाथ में सुपुर्द न करके विभिन्न लोगों में बांटा जाता है, 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें भी बहुत सारे अंग आते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाता है, सत्ता छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ते चली जाती है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप देखते हैं तो केंद्र में केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के लिए होती है। राज्यों में हर राज्य में अलग अलग राज्य सरकार होती है जो अपने राज्य का देखभाल करती है। उसके अधीन नीचे जाएंगे तो सब डिवीजन स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर हर जगह प्रशासन लगे हुए हैं। हमारे यहाँ जो राज्य होते हैं उसमें जिले में बटे हैं, जिले का अधिकारी डीएम होता है, फिर प्रखंड है एसडीओ होता है उसका अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ होता है अधिकारी, अंचलाधिकारी होते हैं। अगर ग्राम पंचायत के स्तर पर पहुंचते हैं, गांवों के स्तर पर तो स्वायत्त शासन के रूप में मुखिया सरपंच आते हैं, नगर पालिका आता है, महानगर निगम आता है। इस तरह से सत्ता की बंटवारा ऊपर से नीचे तक, ऊर्ध्वाधर, सीधा ऐसे ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि देश में अमन चैन कायम रह सके, अधिक से अधिक लोग सत्ता में भाग ले सकें, वे उपेक्षित महसूस न कर सकें, उनको लगे कि यह लोकतांत्रिक सरकार जो शासन व्यवस्था बना हुआ है वह उनके लिए। इसलिए सब लोगों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए किसी न किसी रूप में लोकतंत्र में प्रयास किया जाता है कि हर व्यक्ति अपने आप को सत्ता के नजदीक पाए, वो दूर न पाए। सत्ता से जो ही वह दूर महसूस होगा, जो ही उसे लगेगा कि लोकतंत्र में, शासन व्यवस्था में उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो उपेक्षित महसूस करेगा। और उपेक्षित महसूस करके बाद में वह संघर्ष करना शुरू करेगा, संगठन बनाएगा और गृह युद्ध आदि होने लगेगा। यानी कि हर नागरिक को मत का जो अधिकार दिया गया है, यह भी उनको एहसास कराता है कि हम सत्ता से जुड़े हुए हैं, हमको अधिकार के मत देकर निर्वाचित करने का, सरकार के सदस्यों को चुनने का। अगर हम मत नहीं देंगे तो ये निर्वाचित नहीं करेंगे तो लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। और हर 5 वर्ष के बाद चुनाव आता है, उस समय मताधिकार का प्रयोग हर नागरिक कर सकता है। और जो लोग उनको पसंद नहीं आते हैं उनको बहिष्कार करके उनको हरा सकते हैं और दूसरे पसंदीदा सदस्य को जिता सकते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति सत्ता में साझेदारी लेता है और लोकतंत्र शासन व्यवस्था, वही शासन व्यवस्था सफल होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें सत्ता की साझेदारी अधिक से अधिक हो, सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक हो, अधिक लोग सरकार के कामों में भाग लें, अधिक से अधिक लोग सरकार के बारे में जाने, उनको लगे कि हमारी भी बात सरकार द्वारा सुनी जा रही है, समझी जा रही है। इस तरह से सत्ता की साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत
समझदारी वाला चैप्टर है कि लोकतंत्र में किस तरह से सत्ता का बंटवारा होता है। यहाँ एग्जाम्पल किया है आपका 2 देश का। कहता है कि 2 देश के एग्जाम्पल से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी देश में कैसे लागू होता है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी समझदारी पूर्वक न किया जाए तो कैसे दंगे फसाद होते हैं, गृह युद्ध होते हैं और देश की तरक्की रुक जाती है और वह नीचे की ओर जाने लगता है। तो यहाँ 2 देश का उदाहरण दिया है, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। इनके एग्जाम्पल के द्वारा यह दिखाया गया है कि कैसे लोग सत्ता में साझेदारी करा करके लोगों को अधिक से अधिक भाग दे करके कैसे अपने आप में शांति स्थापित करते हैं और कैसे लोग जब सत्ता में साझेदारी नहीं देते सबको और लोग जब उपेक्षित महसूस करते हैं तो कैसे दंगे फसाद होते हैं, कैसे गृह युद्ध होते हैं, कैसे देश जलने लगता है। ये दोनों देश के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। तो ये बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप महादेश का। बेल्जियम के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बाद। बेल्जियम यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है जो आपके देश के राज्य हरियाणा, एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, क्षेत्रफल में उससे भी छोटा है। बेल्जियम एक छोटा देश है यूरोप महादेश का जो आपके राज्य हरियाणा से भी छोटा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। यहाँ की कुल जनसंख्या 1 करोड़ के करीब जनसंख्या। यह जनसंख्या आपके हरियाणा राज्य, हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन हरियाणा से भी आधी जनसंख्या यहाँ रहती है। हरियाणा से छोटा भी है और हरियाणा से आधी जनसंख्या मात्र यहाँ रहती है बेल्जियम में, करीब करीब 1 करोड़ या थोड़ा बहुत ज्यादा। तो यह बहुत छोटा देश है, यूरोप महादेश का देश है, 1 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण का बहुत गड़बड़ है। यहाँ का 59% लोग फ्लेमिश हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और ये लोग फ्लेमिश शहर में रहने के साथ साथ डच बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। दूसरी जाति जो यहाँ है वो 40% और ये लोग रहते हैं बेलोनिया में। बेलोनिया यहाँ का एक क्षेत्र है, बेलोनिया में निवास करते हैं और ये लोग बोलते हैं फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। शेष 1%, शेष 1% में जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मन भाषा को बोलते हैं। और ये दोनों में से किसी क्षेत्र में भी रहते हैं। ये जातीय समीकरण है बेल्जियम का। इसकी राजधानी है ब्रुसेल। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल। अब ब्रुसेल में जो जातीय समीकरण है वो बड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं।
विशेष रूप से आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम, जो आपके देश छोटे से राज्य हरियाणा के क्षेत्रफल से भी यहाँ की क्षेत्रफल कम है, यहाँ जनसंख्या मात्र 1 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा से जनसंख्या से भी आधी है। यहाँ का जातीय समीकरण अगर आप देखते हैं तो 59% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं और ये लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। फ्लेमिश उसी का एक क्षेत्र है कि बेल्जियम का दो क्षेत्र में बटा हुआ है मुख्य रूप से, एक फ्लेमिश है, एक वोलोनिया। तो फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा के लोग रहते हैं, जो 59% लोग और डच बोलते हैं। दूसरा क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र है इसका वो है वोलोनिया। बेलोनिया में 40% लोग रहते हैं इस देश की कुल जनसंख्या का, जो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि दो क्षेत्र में बटा हुआ है, मुख्य रूप से डच भाषा बोलने वाला, एक फ्रेंच भाषा बोलने वाला, और मात्र 1% में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम में। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के अलावे अगर आप देखते हैं तो इसकी जो राजधानी है बेल्जियम, जहां की केंद्र सरकार बनेगा, अभी हमने आपको बताया था कि आपके देश में केंद्र में एक केंद्र सरकार है जो दिल्ली में बैठी है, पूरे देश के लिए है, राज्यों के अलग अलग सरकार। तो उसी तरह से दो क्षेत्र है यहाँ, फ्लेमिश और बेलोनिया, एक तरह के राज्य के रूप, और इसका केंद्रीय राजधानी हो गया ब्रुसेल। ब्रुसेल में जो जाति का संगठन है क्षेत्रीय से अलग है। देखिए, फ्लेमिश क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं जो अधिक डच बोलते हैं, और वोलोनिया क्षेत्र में कम लोग रहते हैं इससे, जो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि ये माइनॉरिटी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में है, तो उसी तरह से यहाँ डच लोग मेजोरिटी में है और फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में है। लेकिन जहाँ राजधानी है वहां उल्टा हो जाता है। क्षेत्रों में तो संख्या ज्यादा है डच वालों का, अब फ्रेंच वालों का कम है, लेकिन जहां राजधानी है उसकी वहां पर उलट हो जाता है। फ्रेंच वाले 80% वहां पाए जाते हैं और डच वाले मात्र 20% पाए जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति उल्टा हो जाता है क्षेत्रीय भाषा के आधार पर। हालांकि जनसंख्या ज्यादा डच का है और फ्रेंच का कम है, लेकिन राजधानी के पास फ्रेंचों की संख्या ज्यादा हो जाती है, डचों की संख्या कम हो जाती है। एक चीज और है कि ये जो फ्रेंच वाले भले ही कम है, लेकिन ये समृद्ध है, धनी है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और ये डच वाले भले ही ज्यादा संख्या में, लेकिन ये गरीब है, अशिक्षित है, इनमें शिक्षा का अभाव है। देखिए ये संरचना, तो जब ये संख्या में ज्यादा है लेकिन गरीब है, अशिक्षित है, शिक्षा पर उनको उतना अधिकार नहीं हो पाया है, तो भले ही डच है, फ्रेंच वाले कम हैं, लेकिन चूंकि ये समृद्ध हैं, धनी हैं, शिक्षित हैं, तो इनका शासन पर पकड़ ज्यादा रहता है। अब इस परिवेश में आप ध्यान दीजिए कि फ्लेमिश क्षेत्र में ज्यादा लोग आपका डच लोग रहते हैं, लेकिन गरीब और अशिक्षित हैं। वोलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच लोग रहते हैं, कम संख्या में, लेकिन समृद्ध और शिक्षित हैं। इसके उल्टे ब्रुसेल में अगर आप जाते हैं तो फ्रेंचों की संख्या बढ़ जाती है। ये पढ़े लिखे और समृद्ध लोग हैं, इनके पास सत्ता की ताकत हो सकती है ज्यादा, और डच लोग उल्टा यहाँ पर पूरे देश में भले ही ज्यादा है, लेकिन राजधानी के पास कम। ये निर्धन भी है, अशिक्षित। यह जो संरचना है, तो वहां के लोग जो है सो पहले से दबदबा रहा है फ्रेंचों का, डचों का दबदबा कम था, क्योंकि वो गरीब थे, अशिक्षित थे। लेकिन जब डच लोग भी धीरे धीरे
आर्थिक स्थिति में समृद्ध होते गए कुछ लोग, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ही लोग, उसमें कुछ लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया, तो उनको महसूस होने लगा कि हमारी संख्या ज्यादा है और फ्रेंचों की संख्या कम है, फिर भी ये लोग हमें दबाते हैं। सत्ता में साझेदारी अधिक फ्रेंच लोग लेते थे। तो डच लोगों ने इस बात का विरोध किया, कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, जो सत्ता की साझेदारी है उसमें हमारा भी बराबर का हक होना चाहिए, या तो हमारा अधिक हक होना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या 59% और आप तो केवल 40% हैं। तो डच लोग जो आगे बढ़े, जो पढ़े लिखे, कुछ आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, उन लोगों को महसूस हुआ इन लोगों में तकरार बढ़ने लगा। तो ये स्थिति वहां की थी, लेकिन इन लोगों ने बड़ी समझदारी से काम किया। यहाँ के लोगों ने, दोनों जाति के लोगों ने, इन लोगों ने यह तय किया कि केंद्रीय सरकार में जो भी सरकार बनेगी उसमें फ्रेंच और डच दोनों के लोगों की बराबर संख्या हो, मंत्रियों। बड़ी समझदारी से इन लोगों ने वहां युद्ध को टाला, गृह युद्ध को टाला, आपसी तकरार को टाला, और दोनों लोगों ने समझौता किया कि केंद्रीय सरकार में जो सरकार बनेगी उसमें मंत्रियों की संख्या फ्रेंच और डच दोनों वालों को बराबर होगा। आज जो भी संविधान में संशोधन होगा, नया कानून बनेगा, उसमें दोनों के, डचों का भी बहुमत होना चाहिए और फ्रेंचों का भी बहुमत होना चाहिए, तभी ये कोई कानून बनेगा या संविधान में संशोधन। ये दोनों लोगों ने मान लिया। जब डच और फ्रेंच यहाँ पर जब समझौता कर लिए, तो यहाँ भी समझौता इन लोगों ने कर लिया कि क्षेत्रीय सरकार में हम लोग भी बराबर का हिस्सेदारी देंगे। भले ही फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा वाले लोग ज्यादा रहते हैं और फ्रेंच वाले कम रहते हैं, फिर भी इन लोगों ने सत्ता के साझेदारी में बराबरी का हिस्सा दे दिया। अब बोलेनिया वाले ने भी वही किया। भले ही फ्रेंचों की संख्या वहां ज्यादा थी, बाकी लोगों की कम थी, यहाँ इन लोगों ने भी इसी केंद्र सरकार की तरह इन लोगों ने भी समझौता किया और इस तरह से वहां शांति बहाल हो गई और आराम से वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गया। कोई किसी से विरोध नहीं रहा, सबको सत्ता में बराबर का हिस्सा मिला। दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुए। इस तरह से वहां शांति बहाल हो गया, बेल्जियम सुदृढ़ हो गया। हालांकि यह जो व्यवस्था थी उन लोगों को अभी भी लग रहा है कि बात क्रिटिकल है, लेकिन वहां शांति बहाल करने की यह तरीका इन लोगों ने अपनाया, या बड़ा ही अच्छा है ना। अब देखिए दूसरे तरफ हम श्रीलंका का वर्णन करते हैं। श्रीलंका की स्थिति क्या है? श्रीलंका एक उपनिवेशित देश है। इसके पहले वह हमारे देश की तरह ही विदेशियों का शासन बना हुआ था, वह स्वतंत्र नहीं था। 1948 में यह स्वतंत्र हुआ। हम लोग 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किए थे और यह 1948 में स्वतंत्र हुआ। और जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव किए गए। लेकिन यहाँ के अगर आप जातीय समीकरण आप देखते हैं तो यहाँ उलट है, इससे बड़ा दूसरे ढंग का यहाँ जातीय समीकरण है। यहाँ 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, सिंहली 74% और 18% लोग तमिल। 8/12 शेष 60% में ईसाई लोग,
1% में अन्य जाति के लोग आते हैं। जातीय समीकरण देखिए, इसमें जो तमिल लोग हैं, इसमें भी दो तरह के तमिल हैं। 13% श्रीलंकाई तमिल, और 5% भारतीय मूल के तमिल। ध्यान दीजिए कि भारतीय मूल के तमिल क्या है, कैसे आ गए। तो आपने देखा कि श्रीलंका में सिहलियों की संख्या है 74%, तमिलों की संख्या है 18%। जो तमिल 18% है उसमें भी दो भाग, 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल है, माने श्रीलंका के ही असली वासी है, और 5% जो तमिल है वो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब हुआ कि उपनिवेश काल में अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे, वहां भी करते थे, तो वहां के बागानों में काम करने के लिए भारत के तमिलों को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर बांध कर लोग श्रीलंका ले गए। जब वो लोग श्रीलंका गए तो वहीं जब काम करने लगे उपनिवेश काल में, तो वे वहीं घर द्वार बना के रहने लगे, क्योंकि वो दास बनकर गए थे। वहीं के फैक्ट्री में, वहीं के कारखानों में, वहीं के बागीचे में, बाग बगीचे में काम करते थे। अंग्रेज के ऑफिस में, घर में काम करते थे, तो वहीं के बस करके रह गए। ये भारतीय मूल के तमिल कहलाए, ये श्रीलंकाई मूल के तमिल है। तो 18% जो तमिल हैं इनमें एकता नहीं है, इसमें भी दो फूट है, और 7% में ईसाई है, और 1% में अन्य जाति। यह समीकरण है श्रीलंका का। सिंहली लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये लोग हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म मानता है, इसके हिंदी में मुख्य रूप से हिंदू धर्म। जब 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली, तो वहां पर उस देश में यही जातीय समीकरण था, और इस जातीय समीकरण में जब चुनाव हुआ लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो जो प्रतिनिधि चुन कर आए तो अधिकतर सहयोगियों से आए, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा थी। अधिकतर चुनाव में वही लोग भाग लिए, इनकी संख्या कम थी और कमजोर थे, इनके तरफ से सदस्य कम खड़े हुए, कम संख्या। तो वहां पर सिहलियों यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा सरकार से मांग किया जाने लगा कि हमारे हक में सरकार बने, हमारे अनुसार सरकार बने, हमें सरकार में अधिक से अधिक भाग लेने का अधिकार हो, और तमिलों और ईसाई और अन्य जाति के लोगों पर जो अधिकार थे उसको अनदेखा किया। तो वहां के चूंकि ज्यादा लोग सिहली थे, और यहाँ के लोग जब सरकार पर दबाव डालने लगे, तो वहां की सरकार ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। इन तमिलों का तमिल भाषा और हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, ये सबका जो है सो ये दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, सिहली भी बोलते हैं, ईसाई। इनके भाषाओं को दरकिनार कर दिया, यानी इन लोगों के अधिकार और स्वाभिमान का कोई ख्याल नहीं रखा गया। 25 और 1 26% लोग, 74% लोगों के लिए सिंहली राजभाषा बन गई, और बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया। राजधर्म बना दिया गया, और जितने सरकार में विश्वविद्यालय, विद्यालय आदि में शिक्षकों की बहाली होती थी, उसमें सिहलियों का ही होता था। सरकारी तंत्र में जितनी नौकरियां थी सब सिहलियों को दिया जाने लगा, इनके अधिकार आदि का कोई ध्यान
नहीं रखा। 1956 तक 4 बार संविधान में संशोधन हुआ। 1956 क्या है? चार बार संशोधन हुआ, कानून बना सरकार में, और चारों बार केवल सिंहलियों के ही भलाई पर ध्यान दिया गया, तमिलों के अधिकारों पर दरकिनार कर दिया गया, इन पर कोई ध्यान नहीं रखा गया। इससे तमिल धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करने लगे और उनको लगने लगा कि हम इस देश में रहते हुए भी हम बेगाने हैं, हमको सत्ता में किसी तरह का कोई भागीदारी नहीं मिल रहा है, न तो हमारी भाषा को कोई सम्मान मिला है, न हमारे धर्म को सम्मान मिला है, और न हमें सरकार में कोई अधिकार विशेष है, हमें सरकारी नौकरी वगैरह में भी कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से ये उपेक्षित महसूस करने लगे। नतीजा ये हुआ कि तमिल लोगों ने एक अपना एक अलग राजतंत्र, एक अलग पार्टी का घोषणा किया, तमिल इल्म का। ये लोग श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं। इनका क्षेत्र भी लगभग सिंहलियों से अलग है, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो तमिल इल्म नामक संस्था का गठन किया इन लोगों ने, और ये लोग विरोध करने लगे सिंहलियों का और मांग करने लगे कि आप हमें स्वतंत्र कर दो, हमें एक अलग देश बना दो और हमको सारा अधिकार दे दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और इस तरह से तमिल इल्म बना करके इन लोगों ने अलग देश का मांग रखना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सिंहली, वहां की जो सरकार थी, इनको दबाने के लिए तरह तरह के दमन नीति चलाई, बहुत तरह के, दोनों तरह के बहुत सारे लोग मारे गए, गृह युद्ध छिड़ गया, अशांति फैल गई पूरे देश में, और दोनों ही पक्ष के बहुत सारे लोग मारे गए। कितने तमिल लोग बेघर होकर के, भाग करके दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए, डर के मारे, उजड़ करके वहां से। और इस तरह से श्रीलंका जो है एक गृह युद्ध का अखाड़ा बन गया, और आज भी वहां यह शांति अभी बहाल नहीं हो पाई। और आज भी गृह युद्ध, यानी कि दोनों में युद्ध चलता रहता है, सिंहलियों और तमिलों के बीच। आज भी उनका जो तमिल देश का मांग है वो अभी भी अड़ा हुआ है। और इस तरह से हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो स्थिति है, दोनों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, या दोनों में ही जातीय जो समीकरण था, भाषा का जो समस्या था, सत्ता पर भाग लेने की जो समस्या थी, दोनों देश में एक जैसी थी। लेकिन बेल्जियम वालों ने बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से काम लिया और युद्ध को टाला, गृह युद्ध को टाला, आपसी मतभेद को मिटाया और शांति बहाल करके आज भी वहां के लोग बड़े प्रेम से आपस में मिल के रह रहे हैं, सत्ता में भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। सिंहलियों ने जबरदस्ती किया, सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यक होने का फायदा उठाया और अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय किया, उनके अधिकारों का हनन किया, उनके किसी भी अधिकार का ध्यान नहीं रखा, जिससे वहां आज भी इनके बीच संघर्ष चल रहा है। दोनों में लड़ाई होते रहती है, युद्ध होते रहते हैं। तमिल लोग छिप छिप करके गोरिल्ला युद्ध जंगल से करते रहते हैं और सिंहलियों को मारते काटते रहते हैं। सिंहली भी उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। दोनों पक्ष के लोग मरते कटते रहते हैं। अभी शांति श्रीलंका में बहाल नहीं हो पाई। तो लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। अगर सत्ता की साझेदारी सही रूप से हुआ तो आप गृह युद्ध को, आप आपसी वैमनस्य को, आपसी तकरार को, संघर्ष को खत्म करके अपने देश में शांति बहाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ श्रीलंका की तरह तो आपका देश
में कभी भी शांति नहीं आएगी, आपके देश की तरक्की बाधित हो जाएगी, आपस में मेल मोहब्बत नहीं रहेगा। ये सारी चीजें दो देशों के तुलना से हम लोगों ने देखा कि अगर हम सत्ता की साझेदारी सही ढंग से करते हैं तो देश में शांति बहाल हो सकती है, अन्यथा श्रीलंका की तरह अशांति फैल जाएगी। तो लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, सारे लोगों को सत्ता में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई भी जाति कोई भी वर्ग के लोग अपने आप को उपेक्षित न महसूस करें। इसलिए लोकतंत्र में सबसे पहले सरकार को 3 क्षेत्र में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर हर व्यक्ति को साझेदारी सत्ता में लेने का अधिकार दिया जाता है, और मताधिकार अंत में देकर जो लोग वंचित रह जाते हैं इस सारे कार्यों में भाग लेने में, तो मताधिकार का अधिकार देकर के उनको यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप भी सत्ता में भागीदारी ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग दो देशों की तुलना करके यह देखे कि क्या स्थिति होती है बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय स्थिति से। तो ये जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद दिया है, ये भी टॉपिक आपका हो गया इसमें। इस बहुसंख्यकवाद से क्या परेशानी हुआ, वहां लोगों ने बहुसंख्यकवाद को ही प्रश्रय दिया, ये वाला। इसके चलते वहां अभी भी युद्ध चल रहा है। बेल्जियम की समझदारी भी इसमें टॉपिक दिया है, तो उसमें भी बेल्जियम की समझदारी आपको दिख रही है। थोड़ा सा विशेषता दिया है कि कैसे वहां के सरकार को लोग गठित करके चला रहे हैं, वो कल थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में बता देंगे। हालांकि जो अगला टॉपिक 2 है इसी में आपका डील हो चुका है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ये हम लोग कल से देखेंगे। ऐसे बेल्जियम की समझदारी आपको समझ में आ रहा है, इसमें 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, उसको कल बता देंगे। उसके बाद सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है कल देखेंगे।